हेलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं क्लास 12 की फिजिक्स ऑन योर ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स स्टडी। सो माय नेम इज मंजीत सर। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 की फिजिक्स पहला चैप्टर विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र। आज हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 22, यानी लेक्चर नंबर 22 में पढ़ने जा रहे हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी लेक्चर नंबर 20 और लेक्चर नंबर 21 में हम पढ़ चुके हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण। लेक्चर नंबर 20 में अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और लेक्चर नंबर 21 में पढ़ चुके हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 22 में विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी स्थिति में, यानी किसी भी स्थिति कहने का मतलब कि ना वह अक्षीय होगा और ना वह निरक्षीय होगा, यानी अक्षीय और निरक्षीय के बीचों बीच किसी भी स्थिति में होगा। तो किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। तो आइए विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ें। तो पहले किसका फिगर बनाएंगे जी? विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो पहले विद्युत द्विध्रुव का फिगर बनाएंगे। तब विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं जी? तो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश। तो समान परिमाण, तो विद्युत द्विध्रुव का फिगर माइनस क्यू आवेश और एक प्लस क्यू आवेश। दोनों इस माइनस क्यू आवेश को ए बिंदु, प्लस क्यू आवेश को बी बिंदु, यानी ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश स्थित है और बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। दोनों आवेशों के बीच का दूरी 2l, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की लंबाई 2l होता है। अब दोनों आवेशों के बीच में एक मध्य बिंदु O लेंगे। दोनों आवेशों के बीच में एक मध्य बिंदु O, यानी यहां पर एक मध्य बिंदु O ले लिए। अब O से B तक का डिस्टेंस भी क्या होगा जी? L होगा। O से B तक का डिस्टेंस L होगा और A से O तक का डिस्टेंस भी L होगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमारा 12 है, यानी माइनस क्यू से प्लस क्यू आवेश के बीच की दूरी क्या है जी? 12 है। तो दोनों आवेशों के मध्य, यानी माइनस क्यू और प्लस क्यू जो मेरा आवेश है, दोनों आवेशों के मध्य में क्या ले रहे हैं? मध्य बिंदु O लिए। तो O से B तक का डिस्टेंस L होगा, क्योंकि टोटल हमारा 12 है। तो हाफ कितना होगा? L और L। चलिए, ये विद्युत द्विध्रुव का फिगर हो गया। क्या बोल रहे हैं जी? किसी भी स्थिति में, यानी एनी पोजीशन, किसी भी स्थिति लेना, यानी एट एनी पोजीशन। तो एनी पोजीशन कहने का मतलब ना हमारा अक्षीय पर होगा, इसको बोलते हैं अक्षीय, और इसको बोलते हैं क्या जी? हम निरक्षीय। इस लाइन को बोलते हैं निरक्षीय। तो किसी भी स्थिति कहने का मतलब कि ना वह अक्षीय होगा और ना वह निरक्षीय होगा, यानी अक्षीय से बड़ा, यानी अक्षीय के साथ कितना डिग्री बनेगा जी? अभी देखो तो अक्षीय के साथ 0 डिग्री, निरक्षीय के साथ 90 डिग्री। तो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा किसी भी स्थिति में कितना हो एंगल पर ले सकते हो। एक बिंदु P लेंगे, तो ना अक्षीय पर लेंगे ना निरक्षीय, क्योंकि अक्षीय पढ़ चुके हैं, अक्षीय पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर चुके हैं। निरक्षीय लंबवत होता है निरक्षीय, तो निरक्षीय पर भी हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर चुके हैं। अब पढ़ेंगे किसी भी स्थिति अक्षीय और निरक्षीय के बीचों बीच, कहीं पर भी अक्षीय निरक्षीय के बीचों बीच। तो चलो हम मध्य बिंदु O से R डिस्टेंस पर एक बिंदु P स्थित है, R डिस्टेंस पर। तो अब देखो, हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर। तो जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा होगा माइनस क्यू आवेश से
प्लस क्यू अब इसकी ओर, किधर से किधर जी, माइनस क्यू से प्लस क्यू अब इसकी ओर, यानी यह मेरा विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण का दिशा होगा, माइनस क्यू अब से प्लस क्यू अब इसकी ओर। और विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण को क्या लिखते हैं जी, पी वेक्टर द्वारा सूचित करते हैं। तो विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण यानी पी वेक्टर के साथ एंटी क्लॉकवाइज थीटा एंगल पर है, एंटी क्लॉकवाइज थीटा एंगल, यानी एंटी क्लॉक, यानी जो एंगल हम लेंगे एंटी क्लॉकवाइज, कैसा एंगल लेंगे जी, एंटी क्लॉकवाइज पर एक बिंदु P है। अब ये थीटा, अब ये जो मेरा थीटा है अक्षीय और निरक्षीय, ये मेरा अक्षीय और निरक्षीय के बीच, अक्षीय और निरक्षीय के किसी भी एंगल पर है, यानी अक्षीय और निरक्षीय के कोई भी एंगल हो सकता है उसके बीच में, यानी जो मेरा थीटा होगा 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा किसी भी पोजीशन पर। तो हम इस थीटा, जो थीटा लेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज, और इसके मध्य बिंदु से r डिस्टेंस पर एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक होगा r कोमा थीटा, जिसका निर्देशांक होगा जी r कोमा थीटा, क्योंकि डिस्टेंस मेरा क्या है, r है, और जो ये बिंदु P ले रहे हैं विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण के साथ एंटी क्लॉकवाइज थीटा एंगल पर है, तो जिस P का निर्देशांक होगा r कोमा थीटा, r कोमा थीटा। आइए अब जो विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण P वेक्टर है, इस P वेक्टर को दो कंपोनेंट में लंबवत तोड़ेंगे, यानी इस P वेक्टर को परपेंडिकुलर दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे। तो आइए तोड़ते हैं P वेक्टर को लंबवत दो कंपोनेंट में। तो एक तो मेरा ऐसे होगा, ये एक लंबवत होगा, इधर हमारा थीटा है, इधर मेरा थीटा है, तो इस लाइन पर क्या मिलेगा जी, cos थीटा, यानी जिधर थीटा उधर cos थीटा और जिधर थीटा ना उधर sin थीटा। तो ये P वेक्टर को हम दो कंपोनेंट में लंबवत तोड़ रहे हैं, तो इधर थीटा है तो इस लाइन पर क्या मिलेगा जी, P cos थीटा, यानी P वेक्टर cos थीटा, P वेक्टर cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर P वेक्टर sin थीटा, P वेक्टर sin थीटा। अब इधर देखिए, इधर थीटा नहीं है तो इधर क्या मिलेगा जी, P वेक्टर sin थीटा, P वेक्टर sin थीटा। तो क्या है जी, विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण की दिशा माइनस की ओर से प्लस की ओर की ओर, तो हम विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण की दिशा माइनस की ओर से प्लस की ओर के लिए लिए, जिसका नाम है P वेक्टर। इस P वेक्टर को हम दो कंपोनेंट में तोड़ दिए, तो इस लाइन पर मिलेगा मेरा P cos थीटा। अभी P वेक्टर को दो कंपोनेंट में लंबवत तोड़ दिए तो P वेक्टर का काम खत्म हो जाएगा, तो P वेक्टर का मान काम खत्म होगा, तो इसको लंबवत दो कंपोनेंट में तोड़ दिए इस प्रकार, ये लंबवत है, यानी P cos थीटा, इधर थीटा है, इधर थीटा है, तो इस लाइन पर क्या मिलेगा, P वेक्टर cos थीटा, और इधर देखो थीटा नहीं है तो इस लाइन पर क्या मिलेगा, P वेक्टर sin थीटा, P वेक्टर sin थीटा। आइए अब P वेक्टर sin थीटा के लंबवत क्या है जी, P वेक्टर cos थीटा। तो जो P वेक्टर sin थीटा के लंबवत है P वेक्टर cos थीटा, P वेक्टर cos थीटा, और P वेक्टर cos थीटा के लंबवत क्या है जी, P वेक्टर sin थीटा। तो हम P वेक्टर cos थीटा को मान लेंगे अक्षीय, और जो P वेक्टर sin थीटा मेरे जो लंबवत है इसको मान लेंगे निरक्षीय। क्या मानेंगे जी, निरक्षीय, यानी इसको मानेंगे अक्षीय और इसको मानेंगे निरक्षीय। तो आइए फिगर, तो ये मेरा जो है P वेक्टर sin थीटा, ये मेरा निरक्षीय कहलाएगा, और जो P वेक्टर मेरा cos थीटा है वह मेरा अक्षीय कहलाएगा। अब आइए देखिए, यहां पर इधर A वेक्टर है, बोल के यहां पर A है तो इसको मान लिए A डैश, और यहां B है तो इसको इस बिंदु को मान रहे हैं यहां पर B डैश। ठीक, अब आइए ये याद रखिए A, तो इसको A डैश, तो इसको मानेंगे A डबल डैश, और इधर B है तो B डैश मान चुके हैं, तो इसको मानेंगे B डबल डैश, यहाँ पर B डबल डैश। तो
P cos थीटा और P sin थीटा, यानी P वेक्टर cos थीटा को अक्षीय और P वेक्टर sin थीटा को निरक्षीय। तो बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको हल्का सा आगे बढ़ाएंगे और इसके लंबवत यानी P वेक्टर cos थीटा के लंबवत ये निरक्षीय कहलाएगा। P वेक्टर cos थीटा के लंबवत यह निरक्षीय, यानी इसको बोलेंगे अक्षीय और इसको बोलेंगे निरक्षीय। निरक्षीय, ठीक। तो P वेक्टर cos थीटा यानी इसको अक्षीय हो गया और P वेक्टर sin थीटा निरक्षीय, इसके लंबवत इस प्रकार। यहां पर देखो P वेक्टर sin थीटा और P वेक्टर cos थीटा एक दूसरे के लंबवत है, तो थीटा कितना बनाएगा जी 90 डिग्री। और यहाँ पर भी देख लो अक्षीय और निरक्षीय एक दूसरे के लंबवत है, तो यहाँ पर भी एंगल जो बन रहा है 90 डिग्री। तो ये P वेक्टर था, तो इस P वेक्टर को दो कंपोनेंट में तोड़ दिए, एंटी क्लॉकवाइज थीटा। तो ये P वेक्टर इधर थीटा है, तो P वेक्टर cos थीटा, और इधर थीटा नहीं है तो P वेक्टर sin थीटा। और इसको मान लिए A डैश B डैश A डबल डैश B डबल डैश। तो बिंदु P पर हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी अक्षीय और निरक्षीय के बीच जाएगा परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसका नाम होगा ER वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर ER वेक्टर, यह परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर कुछ एंगल बनाता होगा, तो ये एंगल ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज अल्फा एंगल, ये थीटा है, तो ये मेरा एंगल जो होगा एंटी क्लॉकवाइज अल्फा एंगल, एंटी क्लॉकवाइज अल्फा एंगल, एंटी क्लॉकवाइज अल्फा एंगल। तो ये अक्षीय ये निरक्षीय के दोनों अक्षीय निरक्षीय के बीच में बिंदु P पर हमें क्या निकालेंगे जी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तीव्रता को E लिखते हैं और परिणामी यानी रिजल्टेंट R लेंगे। और यह एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या बना रहा है अल्फा, जिसे यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज थीटा, तो यहाँ पर भी एंगल बनेगा अल्फा एंगल बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो P वेक्टर को दो कंपोनेंट में लंबवत तोड़ दिए, तो P वेक्टर क्या हो गया जी खत्म हो गया। इसको लंबवत दो कंपोनेंट में तोड़े हैं, P वेक्टर को लंबवत दो कंपोनेंट में तोड़े हैं, तो ये P वेक्टर का काम क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। ना अक्षीय पर लेंगे ना निरक्षीय पर। कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये माइनस क्यू आवेश और यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, ठीक, और माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश है, और ये जो बिंदु P है ये एंगल 60 डिग्री के एंगल पर है। यहाँ पर एक बिंदु P है और डिस्टेंस मैंने दे दिया 5 सेंटीमीटर। तो जो हम एंगल लेंगे यानी विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण के दिशा के साथ एंगल लेंगे। एंगल जो मेरा होगा एंटी क्लॉकवाइज विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण के दिशा के साथ। तो विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण के दिशा इधर ही ना होगा जी, माइनस की वजह से प्लस की वजह की ओर, तो ये मेरा P वेक्टर। तो एंटी क्लॉकवाइज थीटा, तो यहाँ पर एंगल थीटा कितना लेंगे जी 60 डिग्री एंगल लेंगे। कितना लेंगे हम एंगल 60 डिग्री लेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर अगर प्लस की वजह है और इसे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर माइनस की वजह है, और जो एंगल मेरा है यहाँ पर 60 डिग्री है और यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो एंगल अब कितना लेंगे हम, अब एंगल कितना लेंगे जी हम, तो हमें एंटी क्लॉकवाइज यानी हमें दिशा किधर होता है माइनस की वजह से प्लस की वजह से। तो विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण की दिशा किधर होगा अब जी, अभी इधर ना होगा, इधर होगा, इधर होगा विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण की दिशा, यानी P वेक्टर इधर मिलेगा। तो हमें माइनस की वजह से प्लस की वजह की ओर, तो हम एंगल कितना लेंगे 60 डिग्री लेंगे कि एंगल हम 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लेंगे, यानी ये टोटल 180 होगा। टोटल कितना होगा जी 180। तो 180 में लिए 60 घटा देंगे तो ये एंगल कितना होगा
120 डिग्री। तो यहाँ पर जो हम एंगल लेंगे कितना लेंगे 60 डिग्री 120 डिग्री, तो यहाँ पर जो एंगल हम लेंगे 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमें दिशा विद्युत द्विआघूर्ण यानी पी वेक्टर की दिशा माइनस की वजह से प्लस की वजह की ओर, तो माइनस इधर है प्लस इधर है, तो एंगल तो विद्युत द्विआघूर्ण की दिशा इधर होगा, तो एंगल मेरा कौन होगा जी 120 डिग्री। कितना होगा 120 डिग्री, क्योंकि हम एंगल ये ना लेंगे 120 वाला। तो उसी प्रकार आइए, तो ये मेरा पी वेक्टर है, तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल हम थीटा ले लिए, और ये पी वेक्टर को दो कंपोनेंट में लंबवत तोड़ दिए, पी वेक्टर कॉस थीटा और पी वेक्टर साइन थीटा। ये मेरा अक्षीय हो गया, यानी पी वेक्टर के लंबवत क्या है जी परपेंडिकुलर पी कॉस थीटा अक्षीय ले लिए, और इसके परपेंडिकुलर ये पी वेक्टर साइन थीटा, तो इसको हम निरक्षीय ले लिए। यहाँ पर भी देखो 90 डिग्री ये बनेगा पी वेक्टर साइन थीटा और पी वेक्टर कोस थीटा। यहाँ पर भी देखो अक्षीय और निरक्षीय के बीच कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक, तो चलिए अब लेट करेंगे यानी मानेंगे, तो लिखिए डैश देकर, माना कि जिस प्रकार अक्षीय और निरक्षीय में माने थे उसी प्रकार हम किसी भी स्थिति में भी मानेंगे। तो लिखिए माना कि ए बी एक विद्युत, आपके बोर्ड पर लिखा भी हुआ है, आपके बोर्ड पर लिखा भी हुआ है, माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण पी वेक्टर के परिणामी, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण पी वेक्टर के परिणामी 2QL होता है तथा विद्युत द्विध्रुव के किसी भी स्थिति में मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहां परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अक्षीय के साथ है, देखो यहां पर याद करो, यहां पर अक्षीय था और यहां पर निरक्षीय, उसके लंबवत, यानी अक्षीय के लंबवत निरक्षीय। तो एक बार अक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाल देंगे और एक बार निरक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल देंगे, और दोनों को एक साथ परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल देंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या जी, अब अक्षीय स्थिति पर, तो अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता को E1 मान लेते हैं। अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E1, यानी E1 वेक्टर बराबर क्या होता है जी, अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 पी वेक्टर बाटा में R क्यू। अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है जी, E1 मान लिया अक्षीय स्थिति को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी वेक्टर बाटा में R क्यू। कब? जब R ग्रेटर देन मच L हो, यानी R का मान L से बड़ा हो। तो यहाँ पर जो मेरा P वेक्टर है अक्षीय स्थिति पर क्या है जी, P वेक्टर कॉस थीटा, क्योंकि P वेक्टर को हम दो कंपोनेंट में लंबवत तोड़े हैं। तो अक्षीय स्थिति पर क्या मिल रहा है जी, टोटल एक्सियल लाइन पर क्या मिल रहा है, P वेक्टर कॉस थीटा। तो यहाँ पर जो P वेक्टर है इसके जगह पर क्या होगा, तो लिखेंगे जहां P वेक्टर बराबर क्या है जी, P वेक्टर कॉस थीटा, क्योंकि
P वेक्टर विद्युत गुण और विद्युत ऋण का लंबवत हम एक्सियल लाइन पर क्या मिल रहा है P वेक्टर cos थीटा। तो इसकी जगह पर क्या होगा E1 बराबर, तो E1 बराबर होगा 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 P वेक्टर cos थीटा बटा में R Q। अब लिखेंगे अतः निरक्षीय स्थिति पर, तो निरक्षीय स्थिति पर यानी अक्षीय के लंबवत निरक्षीय स्थिति पर, तो निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र क्या है जी, तो निरक्षीय स्थिति को मान ले रहे हैं E2 वेक्टर, E2 वेक्टर निरक्षीय स्थिति को E2 वेक्टर और अक्षीय स्थिति को E1 वेक्टर। तो इसका क्या फॉर्मूला है 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P वेक्टर बटा में R Q। और निरक्षीय स्थिति देखो, निरक्षीय स्थिति यही ना जी, यानी ये मेरा निरक्षीय, तो ये भी क्या होगा जी निरक्षीय होगा। ये मेरा अगर निरक्षीय लाइन है तो ये भी क्या होगा निरक्षीय होगा। ये मेरा अक्षीय, तो ये भी सब कितना होगा, ये सब अक्षीय होगा, सब अक्षीय होगा। और ये निरक्षीय है तो ये सब लाइन क्या होगा मेरा निरक्षीय होगा। तो ये जो A डबल डैश निरक्षीय माने, तो ये भी A डबल डैश की लाइन होगा और ये भी क्या होगा जी निरक्षीय होगा। तो निरक्षीय स्थिति पर, तो अब आ जाओ निरक्षीय स्थिति पर, देखो निरक्षीय स्थिति पर क्या मिला जी P वेक्टर साइन थीटा। तो यहाँ पर P वेक्टर के जगह पर क्या होगा, तो लिखेंगे जहां P वेक्टर बराबर क्या है जी P वेक्टर साइन थीटा, क्योंकि निरक्षीय स्थिति, तो निरक्षीय स्थिति पर क्या मिलेगा P वेक्टर साइन थीटा। तो यहाँ पर लिख देंगे E2 बराबर 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P वेक्टर साइन थीटा, P वेक्टर साइन थीटा बटा में R Q। अब लिखेंगे इसलिए बिंदु P पर, इसलिए बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसलिए बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बोलेंगे जी ER वेक्टर। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या माने जी ER वेक्टर। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र तो ER वेक्टर में क्या होगा, और दो हमारा वेक्टर है E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर है। आइए परिणामी विद्युत क्षेत्र का लिख रहे हैं ER वेक्टर बराबर क्या होगा जी दो वेक्टर का सम क्या होता है जी, तो हम पढ़ा चुके हैं कि अगर A वेक्टर प्लस B वेक्टर दो वेक्टर होते हैं, फॉर्मूला होता है A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। और जहाँ पर जो थीटा एंगल होता है A वेक्टर और B वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो यहाँ पर भी दो वेक्टर कौन है जी E1 और E2 वेक्टर है। तो यहाँ पर भी रूट ओवर क्या लिखेंगे E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू E2 cos थीटा। यहाँ पर वेक्टर लगा देंगे यानी E1 प्लस E2 जिसे A प्लस B का क्या होगा रिजल्टेंट वेक्टर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2AB cos थीटा। तो उसी प्रकार E1 प्लस E2 का E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू E2 cos थीटा। चलिए अब जो थीटा होता है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, जो हम थीटा लेंगे दोनों वेक्टर के बीच का एंगल लेंगे। तो आइए थीटा जो लेंगे दोनों वेक्टर के बीच का एंगल लेंगे। तो E1 E2 तो ER वेक्टर बराबर रूट ओवर E1 का स्क्वायर प्लस E2 वेक्टर का स्क्वायर। अच्छी जो यहाँ पर थीटा है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है और दोनों वेक्टर क्या है जी यानी अक्षीय को माने हैं E1 वेक्टर और निरक्षीय को माने हैं E2 वेक्टर। अक्षीय को माने E1 वेक्टर, निरक्षीय को माने E2 वेक्टर।
तो देखो तो अक्षीय और निरक्षीय के बीच कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री एंगल बन रहा है, क्योंकि जानते हैं इसको बोलते हैं अक्षीय एक्सियल लाइन और इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल यानी निरक्षीय। ये हमारा अक्षीय, ये हमारा निरक्षीय। ये फिगर सेम तो है, देखो तो इस प्रकार, ये हमारा अक्षीय, ये निरक्षीय। तो जब अक्षीय है ना इस प्रकार जी, तो जब अक्षीय को ऐसे करेंगे तो निरक्षीय भी ऐसे होगा, यानी जब अक्षीय को सीधा करेंगे तो निरक्षीय भी सीधा होगा। तो इस प्रकार एंगल बनेगा। देखो तो अक्षीय निरक्षीय इस प्रकार एंगल बनेगा। तो अक्षीय और निरक्षीय के बीच के जो एंगल बना है कितना डिग्री, 90 डिग्री। देखो वही है, सीधा एकदम कर दिए। तो अक्षीय और निरक्षीय के बीच का एंगल बन कितना बना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा कितना होगा जी, 90 डिग्री। थीटा बराबर कितना डिग्री लिख देंगे, 90 डिग्री। और cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। cos 90 डिग्री का मान 0। तो cos 90 डिग्री का मान जब 0 रखेंगे तो 2e1 और e2 और cos थीटा ये सब टर्म में क्या हो जाएगा जी, 0। यानी ये सब टर्म हमारा 0 मिलेगा। कब, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो और अक्षीय और निरक्षीय के बीच हमारा एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये 2e1 इंटू e2, e1 वेक्टर इंटू e2 और cos 90, तो cos 90 का मान 0। तो 0 रखते ये सब टर्म क्या हो जाएगा, ये सभी टर्म 0। तो क्या बचेगा, खाली e1 वेक्टर का स्क्वायर प्लस e2 वेक्टर का स्क्वायर, यानी यह बचेगा। तो e r वेक्टर बराबर e1 वेक्टर का वैल्यू पता है जी, हाँ पता है। e1 वेक्टर का वैल्यू क्या है जी, यहाँ पर है, यानी 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 p वेक्टर cos थीटा बटा में r क्यू। यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर कोष्ट दे के हम स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे। आगे बढ़िए, e2 का वैल्यू पता है जी। देखो निरक्षीय e2 हमारा है, e2 यहाँ पर है। तो ये निरक्षीय कितना है जी, 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p वेक्टर साइन थीटा बटा में r क्यू का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। देखो e1 का मान लिखकर स्क्वायर कर दिए, प्लस e2 का मान लिखकर निरक्षीय e2 का मान लिखकर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। चलिए इतना नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब उसको सॉल्व करेंगे। आइए अब ई आर वेक्टर बराबर यहां से देखो, अब देखो तो 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसमें भी 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन कॉमन ले लेंगे। चलिए इसमें भी देखो तो p वेक्टर और इसमें भी p वेक्टर है और नीचे r क्यू है, नीचे r क्यू है। तो यहां से 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p वेक्टर बटा में r क्यू कॉमन ले लेंगे जी। देखो तो 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p वेक्टर बटा में r क्यू, यहां पर भी 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन p वेक्टर में r क्यू, दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे हम। तो चलिए हम कॉमन ले लेते हैं। 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p वेक्टर बटा में आर क्यू कॉमन ले, क्या सब पर ने स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे। हाई जो स्क्वायर है, दो पर भी स्क्वायर है, पी पर भी स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा है, हाई आर क्यू पर भी स्क्वायर है। तो हम 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पी वेक्टर बटा में आर क्यू, और यहाँ से भी 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी वेक्टर बटा में आर क्यू कॉमन लेकर और स्क्वायर है तो स्क्वायर तो लगाएंगे ना। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पर यानी यहाँ पर बचेगा 2 cos थीटा स्क्वायर, यानी 2 cos थीटा का क्या बचेगा जी, स्क्वायर बचेगा। 2 cos थीटा का स्क्वायर बचेगा, 2 cos थीटा का स्क्वायर बचेगा। और यहाँ प्लस है तो बीच में प्लस, और यहाँ पर देखो तो 1 बटा 4 प्लस और पी वेक्टर बटा आर क्यू कॉमन हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, साइन थीटा का स्क्वायर, यानी साइन थीटा का स्क्वायर बचेगा। चलिए ये सब रूट है, ये टोटल रूटे में ना है, टोटल रूट में प्रक्रिया चल रहा है, ये टोटल जो प्रक्रिया चल रहा है हमारा रूट के अंदर चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए तो ई आर वेक्टर बराबर देखो 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और
P वेक्टर बटा में आर क्यू का स्क्वायर भी है और इस पर रूट भी है, तो रूट भी हट जाएगा और स्क्वायर भी काम खत्म हो जाएगा। यानी 1/4 P वेक्टर बटा में आर क्यू है, तो रूट भी है, स्क्वायर है, तो रूट और स्क्वायर का काम खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा खाली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P वेक्टर बटा में आर क्यू। क्यों? क्योंकि 1/4 एप्सिलॉन नॉट P वेक्टर बटा में आर क्यू, इसको 2 बार लिखोगे ना। जैसे मान लो कि 9 है, जिसे 3 के स्क्वायर है, तो 3 के स्क्वायर है तो क्या लिखोगे 3 × 3 और रूट में, तो 3 के स्क्वायर है तो 3 × 3 लिखोगे। तो 2 गो रूट के अंदर सब जब सेम टर्म हो तो एगो बाहर निकल जाएगा, यानी 3 होगा। उसी प्रकार 1/4 P वेक्टर में आर क्यू, इसको 2 बार लिखोगे और रूट के अंदर 2 टर्म एक ही हो तो एक टर्म बाहर निकल जाएगा रूट से बाहर। वैसे भी स्क्वायर है, रूट है, तो रूट और स्क्वायर काम खत्म हो जाएगा, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट और P वेक्टर बटा में आर क्यू बचेगा। चलिए इस पर तो स्क्वायर है, इस पर तो भी रूट रहेगा, इस पर तो रूट नहीं कटेगा, इस पर तो रूट रहेगा। तो आइए पारा पर स्क्वायर करते, 2 का स्क्वायर कितना होगा जी 4 होगा, और पारा पर स्क्वायर कर रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा होगा प्लस साइन थीटा के स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा होगा। 2 का स्क्वायर 4 और कॉस थीटा के स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस साइन थीटा के स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा। ये तो रूट में इतना रहेगा, रूट में कर दिए। चलिए ई आर वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P वेक्टर बटा में आर क्यू। अच्छा देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 4 कोस स्क्वायर थीटा है ना जी, तो 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे, देखो 3 और यहाँ पर एक छिपा है, तो 3 कोस स्क्वायर थीटा और 1 कोस स्क्वायर थीटा जोड़ोगे तो क्या मिलेगा 4 कोस स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस और साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको जोड़ दो देखो यही मिलेगा, यानी 4 कोस स्क्वायर थीटा है तो 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस और साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ई आर वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P वेक्टर बटा में आर क्यू, और यहाँ क्या मिलेगा जी रूट ओवर, ये तो जस के तस रहेगा 3 कोस स्क्वायर थीटा 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और देखो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है जी, हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या रख देंगे जी +1। तो ये हमारा जो थ्योरी हुआ प्रूफ हुआ, यानी निरक्षीय और अक्षीय यहाँ से दोनों निकल सकता है, यानी किसी भी स्थिति से अक्षीय और निरक्षीय दोनों निकाल सकते हैं। तो चलिए क्या मेरा थ्योरी था जी, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो किसी भी स्थिति में यानी ना अक्षीय पर हो और ना निरक्षीय पर हो, मतलब अक्षीय जो रहेगा इसे फील करो तो इसको बोलते हैं अक्षीय, अक्षीय यानी एक्सियल लाइन बोलेंगे। तो जब ऐसे एक्सियल लाइन है तो इसके साथ 0 डिग्री एंगल बनाएगा, और निरक्षीय इसके लंबवत बोलते हैं निरक्षीय, तो इसके साथ लंबवत निरक्षीय, तो यहाँ पर जो एंगल बनाएगा 90 डिग्री, यानी इसके साथ जो एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो कहने के ये मेरा जो थीटा है, ये जो थीटा मेरा एंगल होगा वह थीटा एंगल 0 डिग्री से बड़ा होगा। कितना डिग्री से बड़ा? 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। 0 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। कब? जब किसी भी स्थिति पर विद्युत क्षेत्रता ज्ञात करते हैं तब। आप थीटा के मान 10 डिग्री ले सकते हैं, 20 डिग्री ले सकते हैं, 30 डिग्री ले सकते हैं, 40 डिग्री ले सकते हैं, 50 डिग्री ले सकते हैं, 60 डिग्री ले सकते हैं, 70 डिग्री ले सकते हैं, मतलब 90 डिग्री से छोटा ले सकते हैं और 0 डिग्री से बड़ा ले सकते हैं थीटा यानी एंगल का मान। तो चलिए इसको नोट कीजिए, किसी भी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए इसको नोट कीजिए।
अब इसका दिशा निकालेंगे, क्योंकि विद्युत क्षेत्रयुक्ता सदिश राशि है तो इसके पास परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो हम परिमाण तो निकाल लिए, अब डायरेक्शन यानी दिशा निकालेंगे। दिशा, दिशा यानी डायरेक्शन निकालेंगे। डायरेक्शन मेरा क्या होगा, तो डायरेक्शन मेरा निकालेंगे तो जो मेरा अल्फा एंगल है डायरेक्शन निकालने के लिए क्या यूज करेंगे जी, टेन थीटा। आप जानते हैं कि डायरेक्शन ज्ञात के लिए क्या ज्ञात करते हैं जी, टेन लगाते हैं। तो हम अक्षीय और जो निरक्षीय उसमें हम लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे जी, मेरा एंगल है क्या जी, अल्फा। तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे जी, टेन अल्फा, क्योंकि मेरा एंगल अल्फा है ना, टेन अल्फा। ये मेरा एंगल जो अल्फा है, क्या लिए है जी, एंगल अल्फा। थीटा नहीं लेना, क्योंकि थीटा तो ये मेरा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को दो कंपोनेंट के तोड़ने का काम कर रहा है, और ये थीटा जो मेरा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को दो कंपोनेंट में तोड़ने का काम कर रहा है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी वेक्टर को काम दो कंपोनेंट में तोड़ दिए तो पी वेक्टर का मान काम खत्म हो जाएगा। तो हमें दिशा ज्ञात करना है यहाँ पर बिंदु पी पर, तो इसमें हम टेन अल्फा लगा देंगे। अल्फा मेरा एंगल है तो टेन अल्फा। तो आप जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है जी, लंब बटा में आधार। टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार होता है। तो आप जानते हैं कि थीटा के सामने लंब होता है। तो देखो तो है मेरा जो P, देखो एक मान रहे, ये मेरा P हो गया, इसको मान ले रहे हैं M और इसको मान ले रहे हैं N, P M N। देखो तो ये P, इसको मान लिए हम M, इसको मान लिए N। तो P M N एक समकोण त्रिभुज ये है जी। तो ये P M N एक समकोण त्रिभुज है। तो ये देखो कोण का काम कर रहा है, ये मेरा कोण है। ये जो मेरा परिणामी विद्युत क्षेत्र होता है ये कोण का काम कर रहा है, यानी कोण है। तो अल्फा के सामने यानी एंगल के सामने लंब, तो लंब मेरा क्या होगा, यही ना लंब होगा। तो इस रेखा का नाम क्या है, इस लाइन का नाम क्या है, निरक्षीय ना, क्योंकि यह मेरा निरक्षीय है। तो ये भी क्या होगा जी, निरक्षीय होगा। ये मेरा निरक्षीय, तो ये भी क्या होगा, निरक्षीय। आप जानते हैं कि एक अक्ष के समांतर, ये सब एक अक्ष के समांतर रेखा खींचिए, कोई चेंज नहीं होगा। तो ये निरक्षीय, तो ये भी क्या होगा, निरक्षीय होगा। तो टेन अल्फा बराबर क्या होगा जी, टेन अल्फा बराबर निरक्षीय अपॉन आधार क्या होगा जी, आधार। आधार मेरा ये है, ये मेरा लंब हो गया, यह मेरा लंब होगा, यह मेरा आधार हो गया। एक त्रिभुज पी एम एन का है मेरा कोण हो गया, यानी पी एम कोण हो गया, एम एन लंब हो गया और पी एन आधार हो गया, क्योंकि अल्फा के सामने लंब, तो ये आधार, तो ये कोण। तो लंब बटा में आधार, लंब क्या होगा जी, निरक्षीय, क्योंकि ये निरक्षीय तो नहीं है। और आधार क्या होगा जी, अक्षीय। मेरा आधार इसकी इस लाइन के नाम क्या है, अक्षीय। तो मेरा आधार होगा अक्षीय, अक्षीय मेरा आधार होगा। निरक्षीय बटा में अक्षीय, यानी इसको लिख सकते हैं, निरक्षीय को लिख सकते हैं E2 वेक्टर बटा में E1 वेक्टर, यही ना माने थे जी। आइए इसको यहाँ निकाल रहे दिशा। तो tan अल्फा बराबर, अच्छा E2 या निरक्षीय का वैल्यू कितना आया था जी, निरक्षीय का वैल्यू क्या है, 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P वेक्टर साइन थीटा बटा में आर क्यू। यह E2 वेक्टर का मान, यानी E2 वेक्टर बोले तो निरक्षीय का मान है जी 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P वेक्टर साइन थीटा बटा में आर क्यू, और ये बाटा है तो मेन बटा देंगे। नीचे का जी अक्षीय, अक्षीय का मान क्या है, 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 P वेक्टर कॉस थीटा बटा में आर क्यू। तो ये देखो आर क्यू से आर क्यू काम खत्म हो जाएगा, 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन कट जाएगा, हाई P वेक्टर से P वेक्टर कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा जी, यानी यहाँ पर बचेगा 10 अल्फा बराबर, ऊपर बचेगा साइन थीटा और नीचे बचेगा 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा। देखो 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 देखो, 10 अल्फा बराबर निरक्षीय बटा में अक्षीय, तो निरक्षीय के वैल्यू ये अक्षीय का है।
तो 1/4 पे 1/4 पे कटा दिए, पी वेक्टर से पी वेक्टर, आर क्यू से आर क्यू, तो ऊपर बचेगा साइन थीटा और नीचे बचेगा 2 cos थीटा, तो 2 cos थीटा, तो tan अल्फा बराबर 1/2, इसको लिख देंगे 1/2 और साइन थीटा बटा में cos थीटा क्या होता है जी, tan थीटा। साइन थीटा बटा में cos थीटा क्या मिलता है, साइन थीटा बटा में cos थीटा tan थीटा होता है, तो 1/2 tan थीटा। तो हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए ना, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा जी, इधर tan है तो इधर जाएगा तो tan इनवर्स, यानी tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। यह मेरा क्या हो गया जी, दिशा हो गया, यह मेरा क्या हो गया, दिशा हो गया। यानी अल्फा बराबर क्या होगा जी, इधर जाएगा तो tan इनवर्स, यानी tan इनवर्स 1/2 tan थीटा है तो tan थीटा, यह मेरा दिशा निकल गया। तो ये था किसी भी स्थिति पर विद्युत क्षेत्रीयता की गणना। तो अक्षीय भी खत्म हो गया, निरक्षीय भी खत्म हो गया, और किसी भी स्थिति में भी विद्युत क्षेत्रीयता की हम गणना पढ़ लिए।